31 साल की उम्र में आप वजीर भी हो गए हैं और प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी भी हो गए हैं। ये उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ? आप वालिद साहब के साथ थे? पंजाब के विजिट से हम वापस आ रहे थे तो ये कार हादसा हुआ। मुझे तो मुंह पे चोटें आई थोड़ी बहुत और वालिद साहब जो है उनके इंतकाल हो गया। मैंने ये तय किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ये नौजवान नस्ल, इल्म, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए वक्फ करनी है। हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है इसके अंदर 58% जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं और अब तक हम तकरीबन 9 अरब रुपए की स्कॉलरशिप दे चुके हैं। लोग पूछते हैं यार ये हर जगह पे जमीयत है, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी में जमीयत क्यों नहीं है? क्या आप जमीयत वालों को रोकते हैं काम करने से वहाँ पे? इस वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग कह रहे हैं यार जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, अगर जो जॉब्स मिल भी रही हैं तो वो लोग कहते हैं यार ये यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं तैयार होकर उस तरह से आ रहे। आप इसे फील करते हैं इस गैप को? यूनिवर्सिटीज़ का ये काम नहीं है कि ये हायर अर्निंग इकोनॉमिक यूनिट्स प्रोड्यूस करें। अगर आपकी जीडीपी 8% पे ग्रो करेगी तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ पाकिस्तान में कोई आदमी बेरोजगार नहीं होगा। सबसे पहले किस तरह पता चला आपको कि आप वजीर बनने जा रहे हैं? मुझे 8 बजे फ़ोन आया कि 9 बजे आपका ओथ है। 1 घंटे पहले पता चला कि जनाब वजीर बनने लगे? 8 बजे, बल्कि मेरा तो डिनर का प्लान बना हुआ था अपनी फैमिली के साथ। आपको सीधा ओथ लेने जाना पड़ा? तो उधर ओथ लेने जाना पड़ा। 1 साल की मिनिस्ट्री के बाद कहीं आपके दिल में ये उमंग जागे कि यार अब मैं जाता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ और अब मैं 5 साल के लिए आता हूँ ताकि मैं वाकई कुछ कर सकूँ इन लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्रुख शो में खुशामदीद। आज मेरे जो मेहमान हैं वो इस वक्त बड़े अहम ओहदे पे हैं, लेकिन इससे पहले उनका बड़ा हवाला ये है कि UMT के वो प्रेसिडेंट हैं। इब्राहिम हसन मुराद साहब आज मेरे मेहमान हैं। 2-3 वजारतें, आजकल निगरान सूबाई वज़ीर भी हैं। इनकी जो लाइफ है वो एक पूरी इनकी लाइफ की एक स्टोरी है और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो पहले नहीं हुई, कुछ ऐसी बातें जो ये करना चाहते हैं वो इनसे आज करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने वक्त दिया। तो ये पहले पॉडकास्ट वगैरह का क्या तजुर्बा है आपका? मेरे ख्याल से कोई 2-3 पॉडकास्ट में मैं गया हूँ। अच्छा। और ये कि हमेशा एक अच्छा तजुर्बा होता है क्योंकि इसमें आपके पास एक तो वक्त होता है, टीवी के अंदर बड़ा फास्ट टू फ्रो हो रहा होता है, इसमें आप जो है वो अच्छे एक लेंथी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकते हैं। व्यूअर्स के लिए भी मेरे ख्याल से बेहतर होता है क्योंकि अब टीवी चैनल्स वगैरह में तो ऐसी अब हो गए कंटेंट वगैरह के लोग उससे जो है एक ही किस्म का कंटेंट शायद आ रहा है। तो आपकी स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ से। ये बताएं कि आपको तो लोग मुख्तलिफ तरह से देख रहे हैं, हवाले दे रहे हैं आपके। कोई आपको सूबाई वजीर के तौर पे, कोई प्रेसिडेंट UMT, कोई किस तरह से देखता है। इब्राहिम हसन मुराद कौन है? अगर आप खुद अपनी कभी शख्सियत को डिफाइन करें तो आपको क्या लगता है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि आप जो भी ज़िंदगी में करते हैं एक उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी होती है और आपकी थिंकिंग होती है और कोई आपने प्लान बनाया होता है और सबसे अहम ये कि आपकी नीयत होती है कि किस नीयत से आप क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने तो कुछ साल पहले ये सोचा, और ये ज़ाती बात है लेकिन अब आपने पूछ लिया तो मुझे बतानी पड़ेगी कि मैंने ये तय किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ये नौजवान नस्ल, इल्म, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए वक्फ करनी है। और मैं ज़िंदगी में कोई भी काम करूँगा उसमें मैं ये देखूँगा कि इन 4 एरियाज़ के अंदर क्या जो है मैं चेंज, बेनिफिट या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो जो हम तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हैं उसके अंदर भी हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है इसके अंदर 58% जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। 58% बड़ा नंबर और है। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कि तकरीबन आप समझे 10% से 90% स्कॉलरशिप के जो है तादाद उनकी 14,500 है और अब तक हम तकरीबन 9 अरब रुपए की स्कॉलरशिप दे चुके हैं। और इसके अंदर तकरीबन 1000 यतीम हैं, माइनॉरिटीज़ से बच्चे हैं, पाकिस्तान के हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर डिवीज़न से, बलूचिस्तान के हर कबीले से, मतलब आप गिलगित में देखें, इंटीरियर सिंध में देखें। तो हमारा जो मकसद है ओबियसली यही है कि जो मेरे अपना ज़ाती मकसद भी है वो ये कि जो नौजवान नस्ल है अगर इसको हम वो इल्म दें जो इसको चाहिए, वो हुनर दें जो इसको चाहिए और वो एटीट्यूड इसके अंदर हो, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। दीन इस्लाम जो है इसका दुनिया में बोलबाला होगा। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो भी पिछले कुछ अरसे में काम किया या शुरू से ही एक मेरे समझे वालिद साहब की तरफ से जो भी मुझे तरबियत दी गई
या मेरे दादा जो थे खुर्रम मुराद साहब, उन्होंने जो भी किया, तो मैंने भी अपने आप को इसी लाइन में कंटिन्यू करने का सोचा और नियत की। तो अपने आप को मैं इसी तरह देखता हूँ कि आई वांट टू वर्क एंड आई वर्क फॉर द यूथ, द कंट्री, इस्लाम एंड पाकिस्तान। जी। तो आपने जो आपके वालिद साहब हैं उनको तो सारा पाकिस्तान जानता है, बल्कि आपके जो दादा हैं उनको कौन नहीं जानता, जो इस्लामी तहरीकों से वाबस्ता हैं या आम आवाम जानते हैं उन्हें। क्या आपकी ज़िंदगी में एक अचानक शिफ्ट आया, वालिद साहब वाला वो एक हादसा हुआ, उससे पहले आप खुद क्या सोचते थे कि मेरे पास इतना टाइम, इंसान अपनी प्लानिंग करता है ना, और एक अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं चीज़ें सामने, आप क्या सोचते थे कि मैं क्या करूँगा मज़ीद, यही करना था अगर ये शिफ्ट ना आता, या कुछ और करना था? मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पहले जो मैं स्कूल के बाद जब यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हैं और आप देखते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ लोगों का बिज़नेस की तरफ होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स हैं आज तो, हर तरह की आईटी है। तो मैंने इनिशियली ये सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ पढूं जिससे मेरा इंटरेस्ट हो, और मेरे वालिद साहब का भी यही था कि आप वो चीज़ पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसी में आप आगे जाएंगे, फिर उसी शोबे में, उसी पेशे में। तो मैंने जो बुनियादी बैचलर्स किया, बुनियादी तालीम समझे, अंडर ग्रेड जो था वो मेरा था पॉलिटिकल साइंस एंड ग्लोबल कॉमर्स, इसका एक मिक्स था, और माइनर में मेरे पास था रिलीजियस स्टडीज़। तो उससे भी जो पिछली, मैं आपको अगर स्कूल की अपनी बताऊं तो मुझे जो है इंजीनियरिंग का शौक़ था, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि इंजीनियरिंग जो है वो आपको रैशनल, मैकेनिकल, एनालिटिकल थिंकिंग जो है ना देता है। अब फन फैक्ट ये है कि मेरे वालिद साहब भी इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। मेरे दादा जो थे वो 1951 में अमेरिका गए, सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने भी की, और जो मेरे परदादा थे वो भी सिविल इंजीनियर थे। 1908 में रसूल इंजीनियरिंग से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग आपने रवायत तोड़ी है बेसिकली। तो जब स्कूल में था तो मेरा ये था कि मैं, लेकिन फिर मैंने एक ये जो है डिसीजन लिया और मैंने पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबल कॉमर्स और रिलीजियस स्टडीज़ का इंतखाब किया। जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, शुरू में मैं कनाडा था, फिर मैं बरतानिया आ गया, तो मास्टर्स की मेरे पास ऑप्शंस थी, और उस वक्त एक और फैसला करना था कि अब किस एरिया के अंदर अपने आप को डेवलप किया जाए। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थी, एक इंटरनेशनल रिलेशंस था, एक एजुकेशन थी, और एक एंटरप्रेन्योरशिप था। तो उस वक्त मैंने ये तय किया कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है और अपना जो पेशा जो अपनाना चाहता हूँ वो है तालीम का पेशा। तो मैंने फिर एजुकेशन का इंतखाब किया और इसमें मैंने मास्टर्स किया, और फिर आके जो है मैंने अपने वालिद साहब के अंडर जो है वो काम शुरू किया। तो ये मेरी अपनी चॉइस थी, मेरे पास सारे डिसिप्लिन्स अवेलेबल थे, लेकिन मुझे था कि अगर आप जो है हकीकी और कोई किसी ऐसी चीज़ है जो कि ट्रिगर करती है, जिसे कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है, वो है तालीम, और इसमें अगर मैं हूँगा तो ये मैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सोची। स्टडी आपने कहाँ से की? पहले स्कूलिंग मेरी थी ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात में, लाहौर के अंदर एक प्राइवेट स्कूल है। उसके बाद फिर मैं कनाडा गया, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, तो वो भी बड़ा अच्छा एक था, क्योंकि यहाँ जो है आपको पता है लाहौर एक अलग इन्वायरमेंट है। तो कनाडा के अंदर सर्दियों में -40, -50 के अंदर आपको पढ़ना पड़ता था, क्लासेस में जाना पड़ता था, और हलाल खाना नहीं मिलता था, तो एफर्ट करनी पड़ती थी। और वालिद साहब ने मेरी तरबियत ऐसे की कि उन्होंने मुझे कहा कि जब आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो है अपने आपने ज़िंदगी जो है वो गुजारना सीखनी है एज अ स्टूडेंट। तो मैंने उधर कहा उनसे कि इधर जो है ना गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं है। आप अगर अमेरिका, कनाडा गए हो तो उधर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। बरतानिया में पब्लिक सिस्टम ऐसा है ट्रांसपोर्ट का कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है ना इसी तरह आम स्टूडेंट की तरह ज़िंदगी गुजारें। तो आप यकीन करें कि कभी कभार ऐसा होता था कि बस स्टॉप पे मैं पहुंचता था और 3 मिनट पहले मेरी आंखों के सामने से बस जो है वो निकल जाती थी, और फिर सर्दी में -30, -35, -40 डिग्री में 15, 20 मिनट बाहर इंतज़ार करना होता था। तो गाड़ी नहीं लेके दी अब्बा जी ने? तो गाड़ी नहीं लेके दी।
तो उन्होंने बेसिकली यही एक समझे कि किसी एक जो भी तरबियत का जिस भी लेवल पे स्केल पे मॉडल था, तो उन्होंने दिखाया कि आप सीखें कि बजट में कैसे राज आता है, और जो फोकस है वो आपका इल्म हासिल करना होना चाहिए। वो ये नहीं कि आप कोई याशी करने गए हैं या आपको सैर सपाटा करने गए हैं। तो फिर मैं बरतानिया आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, ये टॉप 50 इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ फिर मैंने एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, और मेरे जो सुपरवाइज़र्स थे वो दुनिया के अंदर एक लीडिंग पर्सनैलिटी थे, डिफरेंट मुल्कों को एडवाइस करते थे ऑन देयर एजुकेशन पॉलिसी। तो उससे एक बड़ा अच्छा हाई लेवल एक्सपोजर हुआ, पॉलिसी स्ट्रेटजी चेंज किस तरह आता है, ये सब चीज़ें सीखी। और फिर जो है मैं वापस आया, तो वापस आके आगे ये है कि वाले साहब से जब डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा कि मैं अब आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका जो दिल करता है आप करें। उन्होंने मुझे ये नहीं बाउंड किया कि आप ये इदारा है या ये आप मेरी जगह आके लें या आप मेरे सक्सेसर हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं कुछ कहा। अच्छा। तो मैंने जो है ना फिर ऑब्वियसली अंदर से ये सोचा था, मुझे रियलाइजेशन थी कि ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन है, सेल्फ एक्सपेक्टेशन भी होती है, और मुझे एक था कि ये वाले साहब ने एक काम शुरू किया और इसको आगे लेके जाना चाहिए, और बहुत उम्दा बेहतरीन काम है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मैं इसी प्रोफेशन को अपनाना चाहता हूँ। तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने मुझे शुरू में कहा भी कि मैं ये करता हूँ, आप ना बिज़नेस करें, आप वो करें। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से हो सकता है मुझे टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये बात की हो। मैंने नहीं मजबूर किया, खुद से करना चाह रहा है। ठीक। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मैं यही प्रोफेशन को पिक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया है, तय कर लिया है, तो ठीक है, और आप कल जो है ना ऑफिस आ जाइएगा सुबह। ठीक है। तो मैं जो है सुबह कोई 9 साढ़े 9 बजे सूट टाई पहन के जो है ना ऑफिस पहुंच गया। और जब मैं उनके दफ्तर में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि सामने जो विजिटर चेयर है आप इस पे आके बैठ जाएं। मैंने उनको 2-4 दिन जब गुजर गए तो मैंने उनसे कहा कि मेरे जो दोस्त हैं वो भी अपने जब काम वगैरह में वापस आए हैं तो उनको डायरेक्टर का टाइटल मिला है, उनको दफ्तर मिला है, तो मुझे आपने इधर मैं यूके से मास्टर्स करके आया हूँ आपने सामने विजिटर चेयर पे बिठा दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इधर अभी बैठे। तो फिर कुछ अरसे बाद मैंने ये रियलाइज किया कि ये मुझे टेबल की दूसरी साइड से डील करना सिखा रहे थे उस वक्त। लेकिन आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा कि मुझे समझ आई। तो फिर कुछ अरसा गुजरा, कोई 4-5 माह गुजर गए। तो मैंने कहा कि मुझे इधर बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, कोई मेरा दोस्त ही मुझे मिलने आ जाए तो आगे पीए का दफ्तर खाली करा के मुझे मीटिंग करनी पड़ती है, तो कोई दफ्तर वगैरह होना चाहिए। तो उन्होंने अपने साथ एक टेबल लगवाई, उन्होंने कहा कि आप कल से ना इधर बैठेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं फिर साथ, जिस तरह इनकी टेबल थी तो मैं साथ जो है वो उनके बैठता, और जो कोई भी डॉक्यूमेंट होता वो मुझे दे देते पढ़ने को, क्योंकि उनके पास आता तो इस तरह करके इसको रिव्यू कर लें। तो मैंने वो भी बड़ा अच्छा समझे वक्त था, अब तो याद करता हूँ, लेकिन उस वक्त जो है वो इतनी समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे तो एक अच्छा ऑफिस मिलना चाहिए, एक पूरा टाइटल मिलना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे कोई काम दें आप, ये तो आप मुझे पहले आपने आगे बिठा दिया, अब आपने मुझे लेफ्ट पे बिठा दिया, मुझे कोई ड्यूटी मेरे जो है ना जिम्मे लगाए, मुझे कोई जॉब डिस्क्रिप्शन दें, कोई काम ले मेरे से। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप ऐसा करें कि जितने स्टूडेंट्स रेक्टर ऑफिस आते हैं ना, इनके मसाइल आपने सुनने हैं। अब मैंने कहा कि तो मैंने इनसे कहा था मुझे कोई ओहदा मिलेगा, कोई पोजीशन मिलेगी, वो कहेंगे तो मसलों में बढ़ा दिया उन्होंने। अब मैं पूरा दिन सुबह से शाम बच्चों के मसले सुनूं। लेकिन आप यकीन करें कि 2-3 माह बाद मैंने ये रियलाइज़ किया इस एक्टिविटी से कि उस इदारे में जिसको जो भी इशू था और उस इदारे के अंदर जिस भी जगह इम्प्रूवमेंट आ सकती थी वो मेरी फिंगर टिप्स पे थी इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपने नीचे बैठ के डील किया था, आपको अंदाजा था कि नीचे क्या चल रहा है।
तो वो एक अच्छा समझे लर्निंग प्रोसेस था। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप इतने कुछ साल 1.5 साल बाद के मुझे उन्होंने एक दफ्तर दिया, फिर कुछ काम दिए कि एकेडमिक क्वालिटी वगैरह में फ़ोकस करें। तो वहाँ से फिर आगे चीज़ें चलीं और तकरीबन कोई 2 साल मैंने काम किया इन द एरिया ऑफ एकेडमिक क्वालिटी। तो जनरल जो भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट मांगती थी तो उन पे मैं फ़ोकस करता था, कुछ और फ्रेमवर्क्स वगैरह डिज़ाइन किए, बाकी किसी भी एरिया के अंदर जो इंटरेस्ट होता था तो उसके अंदर मैं फ़ोकस करता था। फिर उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और उन्होंने कहा कि देखें, आप आ गए हैं इधर, और उस वक्त फिर मुझे डायरेक्टर की पोस्ट भी, डेजिग्नेशन भी मिल गई। तो उन्होंने कहा कि आप आ गए, आपने काम भी आप अपने एरिया में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग आपकी तब तक इज्जत नहीं करेंगे जब तक आपने खुद कुछ ना किया हो। ठीक है। तो उन्होंने मैंने फिर कहा कि ये तो आप बात ठीक करें, लेकिन अब मैं क्या करूं, करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखें, ये इधर तो जो चीज़ें हैं वो हैं, चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अपना कुछ शुरू करें और इससे रिलेटेड कुछ शुरू करें। तो फिर उन्होंने ये आइडिया दिया, गाइडेंस दी कि आप दुबई के अंदर कॉर्पोरेट एजुकेशन जो है इसका कोई सेटअप जो है वो स्टार्ट करें, कि जीसीसी के अंदर जो टैलेंट डेवलपमेंट है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, लोगों को समझें कि उनको जो नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, इस तरह के बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस पर काम करें। तो मैंने फिर उस चैलेंज को लिया और मैं फिर मूव कर गया दुबई। और मूव इस तरह किया कि तकरीबन मैं महीने में कोई 2-3 हफ्ते दुबई होता था और बाकी मैं 1 हफ्ता इधर के मामलात देखता था। तो इट वाज लाइक हैविंग 2 जॉब्स। तो इधर भी और उधर भी, इधर की भी चीज़ें चल रही थी तो वहाँ की भी। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ जो है एक ऑब्वियसली नया मुल्क था। मैं पहले बरतानिया में और कनाडा के अंदर तो मेरा था तजुर्बा, दुनिया भी मैं जो है कुछ मुल्क वैसे भी फेरा हुआ था, लेकिन ये कि एक दुबई एक अलग किस्म का शहर है, और ये कि अगर आप उधर अकेले रहें तो वो एक आपको जो है ना मुख्तलिफ उसका मज़ा है। अगर आप 2-4 दिन के लिए जाएं घूमने फिरने तो वो एक अलग आपको फ्लेवर देता है। तो लेकिन अब जब आप किसी भी जगह कोई जाएं और कोई नई चीज़ शुरू करें तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने फिर उनकी गाइडेंस के अंदर एक शुरू किया, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड लीडरशिप इस्टेब्लिश किया दुबई के अंदर। और इसमें ये हमने सोचा कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके बजट्स होते थे, उनके साल के तकरीबन समझे 1% वो अपना रेवेन्यू का खर्च करते हैं अपनी लोगों पे, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी है इट इज़ एज गुड एज द पीपल इन द कंपनी। ठीक है। जितने अच्छे लोग होंगे उतनी अच्छी कंपनी होगी। ये नहीं मैटर करता कि वो प्रोडक्ट बनाती है या कोई सर्विस डिलीवर करती है। तो बाहर जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और लर्निंग एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा कल्चर है। पाकिस्तान में कुछ कम है, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा वो फोकस और एम्फेसिस करते हैं। और उनका ये होता है कि हर आदमी को हम तकरीबन कम से कम 5 दिन जो है साल में इनकी ट्रेनिंग करें, इनको डेवलप करें। तो वो मार्केट जो थी वो काफ़ी कंपेटिटिव थी और उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स थे, ब्रिटिश प्लेयर्स थे और अमेरिकन कंपनीज थी, और उसके अंदर हम एक पाकिस्तानी कंपनी चली गई। और मज़े की बात ये हुई कि जिस साल हमने दफ्तर खोला उस साल तेल जो है वो $80 से $40 पे आ गया। ठीक है। तो जीसीसी की जो इकॉनमी थी वो वैसे ही पूरी क्रैश कर गई। तो हम जब मीटिंग में जाते थे, मुझे याद है कि मैं सऊदी अरब रियाद गया एक बिज़नेस डेवलपमेंट मीटिंग के लिए। तो एक आदमी आया सऊदी, कोई जो टाइम था उसके कोई आधे घंटे बाद, और उसने कहा कि इब्राहिम, यू सी दिस कॉफ़ी, इट इज़ फ्रोज़न, आई डोंट हैव मनी टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी। ये हमारे हालात हैं। फिर एक और जगह हम कहीं मीटिंग करने गए, मुझे याद है, तो वो आदमी जिसके दफ्तर गए उधर बैठे हम 1-1.5 घंटा, बाद में वो आया अपने दफ्तर से उठ के और उसने कहा कि ओ सॉरी, आई फॉरगॉट आई हैड अ मीटिंग विद यू, मेरा तो कोई और इधर स्केड्यूल है, तो आप खड़े खड़े बात अपनी 2-4 मिनट में बता दें। और हम उससे मिलने जो है वो दुबई से रियाद गए और रियाद से आगे गाड़ी में
इतनी दूर और उन्हें इंतज़ार भी कराया, तो वो भी एक बड़ी अच्छी जो है ना एक्सपीरियंस है ये, लर्निंग एक थी। लेकिन उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। हमने एक प्रोजेक्ट विन किया, जो पहला था वो कोर्ट ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ बहरीन का प्रोजेक्ट था, लीडरशिप डेवलपमेंट का। और उसके अंदर हमारी जो कंपेटिटर थी वो थी EY, जो दुनिया की बहुत बड़ी मानी जानी कंपनी है। तो उससे हमें थोड़ी मोटिवेशन भी मिली। जब ये विन किया तो वालिद साहब ने क्या कहा? उन्होंने ऑब्वियसली उसको एक्नॉलेज किया, शाबाश दी कि अच्छा काम हो रहा है और ये पिक करेगा आहिस्ता आहिस्ता। और हमने फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को ट्रेन किया। अफ्रीका से हमारे पास लोग आते थे, कोई गाड़ियों के कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, मित्सुबिशी वगैरह, इनके फिर मिडल ईस्ट के अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स थे। सऊदी अरेबिया की थी कुछ मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनकी नेशनल शिपिंग कंपनी थी। अबू धाबी की कुछ एंटिटीज़ थी, इनकी हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराई। कितनी देर ये रहा सारा सिलसिला? ये 2020 में जाके, फिर जब मैं 2014 में इसको शुरू किया था और 2018 तक मैं इसमें इन्वॉल्व रहा, जब मेरे फिर वालिद साहब का कार हादसे में इंतकाल हुआ। तो ये 4 साल का जो है ना एक फेज़ था, ये सारा इस पे लगाया आपने। हाँ, लेकिन इसमें बीच में एक और ये इंटरेस्टिंग बात थी कि हम तकरीबन 1 साल सवा साल हमें हो गया था और हमें बिजनेस मिल रहा था, लेकिन हमने ब्रेक इवन नहीं किया था। अच्छा। तो हमारे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हो रही थी मंथली, और आप भी अब एंटरप्रेन्योर हैं, तो बाकी भी जो एंटरप्रेन्योर इस जर्नी से गुजरे हैं वो जान सकते हैं कि अगर कोई वो काम शुरू करें, मेहनत भी करें और पैसा भी अपना लगाएं, लेकिन ऑब्वियसली जब तक वो ब्रेक इवन ना करें तो एक आप जो है वो यू आर हैंगिंग इन द मिडल, एक स्टेबिलिटी नहीं होती, एक सुकून नहीं होता। तो हमें एक आई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक किसी मुल्क के जो है ना एक एंटिटी से, गवर्नमेंट एंटिटी से। उन्होंने कहा कि ये हमारे कोई 40 अफराद हैं, इनकी आपने ट्रेनिंग करनी है 2 हफ्ते दुबई में, और उसके बाद आपने ये है कि इनको कुछ विज़िट्स वगैरह कराने हैं, और ये प्रोजेक्ट है तो इसकी आप हमें प्रपोज़ल दे दें। तो हमने उसकी प्रपोज़ल बनाई और प्रपोज़ल बना के सबमिट कर दी। कुछ दिन गुजर गए, हमें फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप सिलेक्ट हो गए, अब आपका एक और राउंड है, उसमें हम गए, कुछ और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे। फिर जो है कोई 1-2 दिन बाद फ़ोन आया एक साहब का वहाँ से, उन्होंने कहा कि ये जो टेक्निकल कमेटी है इसके 4 मेंबर हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन कोई 4-4.5 लाख डॉलर का प्रोजेक्ट था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसकी ये वैल्यू है, तो इसमें आप 2 लाख डॉलर ऐड कर दें। और क्योंकि और उन्होंने कहा कि ये जो हमारे इनडायरेक्टली के हमारी जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स हैं और 2 लाख डॉलर ऐड कर दें, इसका मतलब कि हर आदमी को $40,000 जो है वो आपने देना है। और क्योंकि आप जो है हमारे लिए ये $2 लाख ऐड कर रहे हैं, तो आप अपने लिए भी $2 लाख ऐड कर दें इसमें, यानी 4 लाख। हाँ, तो मतलब $2 लाख एडिशनल आपका प्रॉफिट हो गया। पहले आप जो 1-1.5 लाख कमा रहे हैं वो आ गया, और 2 लाख आपने हमें देना है। तो मेरा जो उस वक्त बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर दुबई में होता है ये कि आपकी एक मल्टी कल्चरल टीम होती है। हमारे पास ऑफिस में अरब नेशन जिस तरह जॉर्डेनियन, लेबनान से थे, फिलीपीन से, अफ्रीका, इस तरह 4-5 मुल्कों से टीम थी। तो जो मेरा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था वो था उर्दन का। तो उसने जो है ना वो और मैं रात को बैठे और उन्होंने कहा कि आपके पास ना 1 दिन है, आपने बताना है, क्योंकि हमने अब फाइनल करना है, तो आपने 1 दिन में ये बताना है। तो मैं और वो बैठे और हमारा डिस्कशन हुआ और मैंने उससे कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम ऐसा काम करें। तो वो बिल्कुल जो है ना उसने अपने बालों को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ऑब्वियसली बिजनेस डेवलपमेंट पे कुछ 5-10% उसको भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। तो वो उसने कहा आप पागल हैं, आप जो है वो जो है अपने सेंसेस में नहीं है, इतनी ज़बरदस्त डील है और इतना आपका ये प्रॉफिट है, तो आप ये कर दें, और आप ऊपर से जा भी लॉस में रहे हैं, तो क्यों नहीं आप कर रहे क्या? तो मैंने उनको ये बताया कि हमारी जो है ऐसी तरबियत नहीं हुई, और शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा काम करें
कि जिसमें हमें आखिरत में जो है वो नुकसान उठाना पड़े इससे बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है। तो आप यकीन करें हमने उस डील नहीं की? प्रोजेक्ट को इनकार कर दिया अच्छा। और वो जो मेरा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था उसने अगले दिन रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि आप जो है वो लोग इसीलिए होते हैं कि पैसे बनाएं, ये करें वो करें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये जब आप सारी ये ज़िंदगी के तो मुख्तलिफ मराहिल हैं, ये उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ? आप वालिद साहब के साथ थे? क्या जी, हुआ जी। हादसे वाले, कहाँ पे थे, क्या हुआ सारा? हमारा ये था कि हम FCNA इदारा है फौज का जो कि यूनिट है इनका, जी। फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज़, तो उनकी इनविटेशन पे गए थे ये गिलगित, और उधर जो है उनके कुछ दौरे करने थे, एक यूनिवर्सिटी वो इस्टेब्लिश उन्होंने उस इलाके में की थी, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एक NHA का कोई उनका नॉर्थ का एक ऑफिस है, उसका विज़िट था। तो कुछ इनविटेशन थी, तो इस तरह प्लान बना। और वाले साहब जो थे वो मेरे श्रीलंका में थे, उधर कोई उनकी मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, और वहाँ से वो आ रहे थे, और वो कोई उनका प्लान कंफर्म नहीं था कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है। तो फिर फाइनल इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं अब चलते हैं, उनको कह दिया, वो इंतज़ार कर रहे हैं, बुरा लगता है, वो इंतज़ामात भी कर लिए हैं। तो हम फिर गए और उधर फिर एक रात रुके, और अगले दिन जो है वो हमने विज़िट करा था खुंजराब पास जो है। और आप यकीन करें कि हम जब लाहौर से उस वक्त फ़्लाइट चलती थी इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से हमारी फ़्लाइट थी नॉर्दर्न एरियाज़ की। तो इस्लामाबाद से जो हमारी फ़्लाइट नॉर्दर्न एरियाज़ जो गिलगित को जा रही थी, तो वो जब गई तो वो गिलगित पहुंच के हम एयरपोर्ट के ऊपर से वापस टर्न लेके इस्लामाबाद आ गए, जो पहली अटेम्प्ट थी। यानी वो ठीक है, लैंड ही नहीं हो सकी? मतलब वो कोई मौसम वगैरह उधर ऐसा था, और वो हालात ऐसे थे कि लैंड हम नहीं कर सके। फिर जो थे उधर जब बातचीत हुई, अरेंजमेंट्स होने का कि अब हम ये प्लान बनाते हैं कि हम बाय रोड चलते हैं। तो उधर एक 4x4 थी, वो उधर रेंट हमने कर ली, और उस पर हम फिर बाय रोड जो है वो गिलगित के लिए रवाना हुए। और आप यकीन करें कि रास्ते में, आधे रास्ते में वो गाड़ी जो कि अच्छी गाड़ी थी, प्राडो थी वैसे, वो भी ख़राब हो गई। उसका भी इंजन, तो हम उधर रुके और उतरे, और हमने देखा कि आधा पौना घंटा 1 घंटा लगा। वो लोग आए, उन्होंने फिर सब ठीक किया, ऑल्टरनेट गाड़ी आई, फिर हम आगे गए। तो वहाँ रुके, तो वहाँ फिर एक रात हमारा स्टे था। अगले दिन हमने खुंजराब जाना था, तो खुंजराब के विज़िट में फिर जब वहाँ से हम वापस आ रहे थे, तो ये कार हादसा हुआ और गाड़ी। कौन कौन थे गाड़ी में? मैं था, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल जावेद हसन साहब थे, ये एक्स कमांडर FCNA थे। पीछे एक कैप्टन थे, कैप्टन अली, और मेरे पीछे मेरे वाले साहब बैठे हुए थे। यानी आप खुद ड्राइव कर रहे थे? जी जी। अच्छा। वो हुआ ये कि जो गाड़ी जब फ्लिप की 2-3 बार जब भी, तो क्या कहते हैं, मुझे तो मुंह पे चोटें आई थोड़ी बहुत, और जनरल साहब जो थे उनके कोई सर पे चोटें थी, और ये जो हमारा था कैप्टन, इसको थोड़ी ज़्यादा थी, ये जो है क्या कहते हैं अफेक्टेड था, इसकी हड्डियां वगैरह टूटी थी, और वालिद साहब जो है उनके इंतकाल हो गया। ठीक है। तो ये जब आप, ये सारा मामला हो गया, लोग आते हैं आपके पास, ढारस बनाने भी आते हैं, हौसला देने भी आते हैं, उसके बाद जब आप गए हैं, जब ये सारा मामला सब थोड़े से दिन के बाद आप गए होंगे वापस, तो तब क्या फीलिंग थी, क्या मंजर था सामने आपके, और लोग क्या कह रहे थे आपको? लोग तो ये है कि ऑब्वियसली कुछ जो है वो आपको कंफर्ट देते हैं कि हम आपके साथ हैं। कुछ ऐसे लोग थे, वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे कि आपने जो है परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, वालिद की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये कि आप मुझे अपने साथ खड़ा देखेंगे जिधर भी आपको मेरी ज़रूरत होगी। और कुछ ये है कि वो आप देखते हैं कि वो अपनी तरफ से कोई उनकी होती है कि हम किसी तरह जो है वो अपने जो है वो आपको सेल करें, या
इनको जो है अपने शीशे में उतारे। लोगों ने ये नहीं कहा कि फलां से खबरदार हो जाएं, तो फलां से हो जाएं, ऐसा भी हुआ? ऐसा भी हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो हर आदमी की उस वक्त नेचर भी आपको समझ आती है कि कौन किस तरह है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप ज़्यादा नहीं अपने करीब समझते, लेकिन वो आपके बहुत करीब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको आप अपने समझते हैं, वो आपको थोड़ा नज़र आता है कि ये ऐसे नहीं है। तो ये होता है, और ये मेरे ख्याल से नॉर्मल है। सोसाइटी के अंदर हर तरह के अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन ये कि मुझे लोगों ने जो है सपोर्ट भी किया। और ये कि मैं अगर बताऊँ तो आई वॉज ओनली 26। और ऑब्वियसली एक इदारा था बहुत बड़ा। कितनी देर हो गई इस बात को? ये 2018। तो अब आप हो गए हैं 31 के हो गए हैं। तो वो ऑब्वियसली एक समझें कि चैलेंज भी था। और उसके अंदर ये कि एट 26 आई वॉज नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ UMT। यंगेस्ट आप होंगे जो इस तरह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को, प्रॉब्ली यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ जी। तो क्योंकि मैं देखा भी कहीं, तो मैंने फिर सोचा भी इस पे कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके ऊपर ये है कि आपको एक आपने इसको एज जिम्मेदारी के तौर पे लेना है। आपने ऐसे नहीं देखना कि ये कोई प्रिविलेज है। तो इसी को मेरा, क्योंकि मुझे एहसास था, तो मैंने कोई क्या कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर ऑफिस जाना शुरू किया। और ये है कि काफ़ी मेहनत की। और पहले से ज़्यादा टाइम लगाना शुरू किया फिर? जारी बात है, सारी एम्पायर आपके पास थी और आपने उसको चलाना था। मैं वैसे ही, मेरी एक तो क्या कहते हैं तबीयत में है कि आई एम अ वर्कोहॉलिक। तो मुझे काम जो है ना वो, और बिज़ी रहने का जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये कि अगर कोई ऐसा आदमी होता है ना जिसको फ़र्ज़ करें ड्रग्स नहीं मिलते तो उसको रिलैप्स, तो मैं अगर बिज़ी ना रहूँ ना तो मुझे बेचैनी होती है। और मुझे काम का और जिस चीज़ का मुझे शौक़ हो तो उसका फिर मैं इस स्टेज पे होता हूँ कि मुझे रात को भी वो ख्वाब में भी चीज़ें आ रही होती हैं, कल मैंने ये करना है। और जब तक जो काम मैंने करना हो मैं ना करूँ तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तो इस वजह से लोग परेशान भी होते हैं कि यार ये बहुत काम करता है। एक तो स्पीड है, मतलब ये कि काम की स्पीड का मुझे होता है कि काम हो जल्द हो, ज़िंदगी मुख्तसर है। तो कुछ ऐसी चीज़ें करें कि लोग याद रखें और दुनिया में कुछ ऐसा करके जाएं कि कुछ बेहतरी लाएं किसी चीज़ में। इस वक्त यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं UMT में? हमारे पास तकरीबन 25,000 हैं। 25,000 जी। अच्छा, इस वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग कह रहे हैं यार जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, अगर जो जॉब्स मिल भी रही हैं तो वो लोग कहते हैं यार ये यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं तैयार होकर उस तरह से आ रहे। आप इसे फील करते हैं इस गैप को? देखिए जॉब्स किस तरह क्रिएट होती हैं। जॉब्स क्रिएट होती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से। अगर आपकी GDP 8% पे ग्रो करेगी तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ पाकिस्तान में कोई आदमी बेरोज़गार नहीं होगा। अगर आपकी GDP -1% श्रिंक हो रही है तो जो मुलाजमत पे हैं वो भी फारिग हो जाएंगे। तो एक तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं और मुल्क के माशी सूरत हाल क्या है। अब इस सूरत हाल में हम फिर कहते हैं कि ये स्टूडेंट ठीक नहीं है या यूनिवर्सिटीज़ ठीक नहीं है, तो इसको भी जो है ना देखने की ज़रूरत है। इस पोजीशन पे आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ सही चल रही हैं, जो बच्चों को जिस तरह तैयार करना चाहिए कर रही हैं? पहला जो मेरा बात है ना वो ये है जो कि क्योंकि जो हमारी आबादी है तकरीबन 24 करोड़, तो पाकिस्तान को तकरीबन 6.5-7% पे ग्रो करना चाहिए। अगर हम 6.5-7% पे ग्रो नहीं करेंगे इकोनॉमिकली तो हम अपने लोगों को माशी जो भी उनकी बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली एक यूथ बल्ज भी है कि 2035 तक पाकिस्तान की वर्किंग एज पॉपुलेशन दुनिया की तीसरी बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी 2035 तक 3rd लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो एक तो ये भी हमें देखने की प्लान करने की ज़रूरत है कि क्या हालात हैं जो कि हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ये जो पॉपुलेशन है हमारी यूथ की ये प्रोडक्टिव यूज़ में आए। अब एक तो ये है कि ऑब्वियसली वो जॉब्स की तरफ देखें। नंबर 2 ये है कि वो कोई अपना काम शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। नंबर 3 ये है कि वो कोई अपनी इंटेलेक्चुअल एकेडमिक परसूट में रहें। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शंस हैं लोगों के पास। तालीमी इदारे जो हैं
उनका काम ये है कि वो तालीम क्या करती है, पहले तो बुनियादी सवाल ये है। तो एजुकेशन बेसिकली प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ चैलेंजेस। ये आपको एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार करती है, वो इल्म देती है, वो हुनर देती है। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑब्वियसली, और स्टूडेंट्स भी अब उस लेवल की जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रही। उसमें देना ऑब्वियसली बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। एक जो पर्सनल रिलेशन होता है उस्ताद का शागिर्द से, वो नहीं रहा। और स्टूडेंट्स हैं, आप देख लें, पूछ लें जिस मर्जी से, उससे पूछेंगे आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं डिग्री के लिए जा रहे हैं या इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं? डिग्री के लिए। तो आपको सब कहेंगे कि हम डिग्री के लिए। तो जब वो उनका हदफ डिग्री होगा तो इल्म उनको नहीं मिलेगा, और जब इल्म नहीं मिलेगा तो जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, करियर में जाएंगे, तो उनको कुछ याद ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डिग्री के लिए पढ़ा है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है, अपने आप को संवारने के लिए नहीं पढ़ा। तो एक तो ये कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो ये जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, ये समझें कि तालीम की जो अहमियत है इसको समझें, क्योंकि तालीम जो है आपको बताती है कि दुनिया किस तरह चलती है। ये इस वक्त तो वो रोज़गार से जुड़ी है ना सारी चीज़ें। इस वक्त वो कह रहे हैं कि ये डिग्री के बाद फौरी तौर पे नौकरी नहीं मिलती, अब क्या करें। अच्छा, और जो नौकरी वाले वो कह रहे हैं भाई ये डिग्री ना लाओ, काम लाओ, काम क्या करते हो। अब हम खुद भी जर्नलिस्ट बने, मास्टर्स किया, कहीं से एमफिल किया, लेकिन सच्ची बात है कहीं पे डिग्री दिखाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। यानी ये एक अपनी जगह पे एक फैक्ट है कि इस वक्त जहाँ पे जॉब है वो कह रहा है स्किल कहाँ है, काम कहाँ है। ये प्रॉब्लम इसमें ना दो बातें हैं। बड़े अच्छे आपके सवाल हैं और काफ़ी आजकल लोगों के दिमाग में होते हैं। नंबर वन तो ये कि देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, ये मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ का ये काम नहीं है कि ये हायर अर्निंग इकोनॉमिक यूनिट्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई फैक्ट्री नहीं है जिधर कोई आपने ऐसी प्रोडक्शन में चीज़ लानी है जो कि अपनी प्रोडक्शन मैक्सिमम करे कि पैसा किस तरह बना सकती है। ठीक है, नंबर वन प्रोफेसर साहब ने कहा जी। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक करने की, ये अगर पेरेंट्स को बता दिया ना तो बच्चे कल से नहीं आने। यूनिवर्सिटी का जो काम है वो ये कि सोसाइटी के अंदर इंटेलिजेंसिया को बिल्कुल ठीक, इम्प्रूव बिल्कुल ठीक, नॉलेज विजडम लोगों के अंदर आए। तो एक तो ये जो है ना बुनियादी नुक्ता है। दूसरी बात आपने जो की क्या थी, यही कि इस वक्त आपने कहा ना अर्निंग के लिए तो ये कर नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं यार ये आप यूनिवर्सिटी से कुछ सीख के आए हो, क्या सीख के आए हो। अच्छा, दूसरी जो बात है वो देखें, तजुर्बा जो होता है जी, वो उसका कोई समझे कि ऑल्टरनेट नहीं है। आपको अगर मैं क्लास में 6 घंटे बिठाऊं और आप वहाँ से निकले और आप कहें अब तो मैं माहिर हो गया हूँ, माहिर उलूम भी हूँ और हर चीज़, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखें, 3 चीज़ें हैं। एक होती है नॉलेज। नॉलेज का मतलब ये है कि नोइंग समथिंग। दूसरी चीज़ है स्किल। स्किल होती है कि नोइंग समथिंग एंड नोइंग हाउ टू अप्लाई इट। तो जो एप्लीकेशन है वो आती है आपको एक्सपीरियंस से। मतलब एक चीज़ अगर आपने 5 साल की हो, 10 साल की हो, और अगर एक कोई आदमी फ्रेश अभी निकले तो ऑब्वियसली उसमें फ़र्क होता है। तो अगर ये एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है जामियात से कि कोई बच्चा निकले और वो ऐसा हो कि वो 5 साल तजुर्बा जिसके पास है उसके मुकाबले का हो या 10, तो उसका कोई नेमो बदल नहीं है। तो जब तक वो अप्लाई नहीं करेंगे अपनी स्किल को रिपीटेडली, तब तक उनके अंदर परफेक्शन नहीं आएगी और वो चीज़ जो है उसमें वो मुकम्मल महारत नहीं हासिल करेंगे जब तक उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे कई अरसे तक। अच्छा, ये बताइए, ये वज़ीर बनने का फ़ैसला आपने क्यों किया? और मतलब वैसे तो अच्छा फ़ैसला है, आप परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे जाके, लेकिन ये क्यों किया? आपको लगता नहीं कि आप जहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़ा स्केल था, या आपको लगा कि इसमें ज़्यादा स्कोप हो सकता है? देखें, पब्लिक सर्विस जो है वो तो अगर किसी को भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी आदमी अगर समझता है कि इसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आए और आम आदमी जो है इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आ सके, गरीब की तकलीफ़ दूर हो सके, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को भी मिले किसी भी लेवल पे तो वो ऑब्वियसली उनको टेकअप करनी चाहिए। मुल्क के लिए भी आपको वक्त निकालना चाहिए, मुल्क की आवाम के लिए भी
आपको अपना नहीं, लोगों को सिर्फ सोचना चाहिए। तो मैं तो इसको एज ए सर्विस देखता हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई लोग जिस तरह नॉर्मली इसको देखते हैं, लोगों को लगता है यार वजीर बन गया यार, ये रेपुटेशन है। तो मैं तो पर्सनली इसको एज अपॉर्चुनिटी टू सर्विस पीपल देखता हूँ। तो ऑब्वियसली देखें, आपके जो हुकूमत का स्केल होता है वो आप अपनी ज़ाती अगर ज़िंदगी में या जिस भी शोबे से मुंसलिक हैं उसका इससे कोई मुकाबला नहीं होता, वो उसमें रीच नहीं कर सकते। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जब आप एक डिसीजन करते हैं तो उसका 14 करोड़ आवाम पे इम्पैक्ट होता है। तो इसके अंदर जो आप चेंज ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो ऑब्वियसली वो रिक्वायर करती है पावर। और जब पावर आपके पास हो और आप सही तरह इस्तेमाल करें और लोगों का भला हो जाए, तो इससे बड़ा जो है कोई आप नेकी का काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किस तरह पता चला आपको कि आप वजीर बनने जा रहे हैं? यानी किसने बताया, कोई खबर थी या आपसे रजामंदी ली गई कि आप प्लीज बन जाएं? नहीं, मुझे तो मैं तो क्या कहते हैं घर बैठा था और मुझे 8 बजे फ़ोन आया कि 9 बजे आपका ओथ है। ना मैंने किसी से तकाजा किया, अच्छा, ना मैंने किसी से कोई जिसे कहते हैं लॉबिंग कराई। 1 घंटे पहले पता चला कि जनाब वजीर बनने लगे। 8 बजे, बल्कि मेरा तो डिनर का प्लान बना हुआ था अपनी फैमिली के साथ। आपको सीधा ओथ लेने जाना पड़ा? तो उधर ओथ लेने जाना पड़ा। तो ये कि वज़ीर आला साहब से मेरा पुराना कुछ कई सालों से ताल्लुक ऑब्वियसली था, है। तो उनकी नज़र पड़ी आप पे, यार ये कर सकता है, समझे भाइयों की तरह थे। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया और क्या कहते हैं, एक अच्छे आदमी है, गरीब दोस्त आदमी है, गरीब का एहसास है उनके दिल में और बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे ये था कि जब ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अगर कोई और भी मुझे कहता तो मैं कभी इसको एक्सेप्ट ना करता। अच्छा, आप ये मोहसिन नकवी साहब की वजह से आपने की कि उनकी तो साथ आपका ताल्लुक क्योंकि मुझे था कि मेरा इनसे एक कनेक्शन है, पर्सनल एक ताल्लुक है, तो हम मिल के जो है कुछ अच्छा काम कर सकेंगे, डिलीवर कुछ ना कुछ कर सकेंगे। उस वक्त इसलिए मैंने इस चैलेंज को लिया। तो उस वक्त तो जो आपने प्लानिंग की होगी वो 3 माह के हिसाब से की होगी कि मैंने 3 माह में ये करना है वजारत के लिए, ऐसी है? बाद में पता चला कि ये तो आगे चल जानी है चीज़। जी, वो तो अब अभी तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि आपको कोई पता नहीं होता कि कल भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये ऐसा है कि प्लानिंग तो मैंने ऑब्वियसली जो पहला मेरा स्टिंट था वो था लोकल गवर्नमेंट का, और अभी भी जो मेरे पास 3 वजारतें हैं, लाइफस्टॉक, ट्रांसपोर्ट और माइंस एंड मिनरल्स। तो मैंने हर किसी का जैसे ही मैं चार्ज लेता हूँ किसी भी चीज़ का, जिस तरह मैंने जब यूनिवर्सिटी का भी चार्ज लिया था तो मैंने 2030 का प्लान बनाया था 2018 में कि हमने 2030 में इधर होना है, 5 साल में इधर होना है, 10 साल में इधर होना है। मिनिस्ट्री में भी ऐसा किया। तो हमने इसके अंदर जो टारगेट्स लेट से 5 एरियाज थे जिधर हमने काम करना था, तो उधर मैंने जो है प्लान बनाया पहले दिन। जिस तरह बल्दियात के अंदर ये था कि एक तो बल्दिया आपकी, उसमें ये कि लोग जो है ज़्यादातर देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं वो ज़्यादातर इस तरह एक अप्रोच आती है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अफसरशाही कर रहे हैं, आवाम पे राज कर रहे हैं। तो मेरा ये इनको मैसेज था कि अब बल्दिया आपकी, कि आप आवाम के लिए हैं। ठीक है। पब्लिक सर्वेंट का ये मतलब नहीं है कि पब्लिक इज़ माई सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये है कि यू आर इन द सर्विस ऑफ पब्लिक। तो एक इस पे हमने काम किया। नंबर 2 हमने काम किया डिजिटल बल्दिया पे कि ई टेंडरिंग लाएं, ई बिडिंग करें। अच्छा, इससे पहले नहीं हो रहा था ये? नहीं थे प्रोजेक्ट से। तो HRI मतलब मल्टीपल चीज़ें थी जिसमें मैंने कहा कि हर चीज़ आप डेटाइज करें और शहरियों को सहूलियात जो हैं वो घर की दहलीज पे मिले। तो इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पंजाब के अंदर सालाना तकरीबन 17,50,000 बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है। ये यूसीज करती हैं। ठीक है। और अगर आप चले जाएं बनवाने तो कम से कम 2,000 और मैक्सिमम 8,000 रुपये वो मिठाई तलब करते हैं आपसे, कहते हैं मिठाई दें हमें। अगर फ़र्ज़ करें 2,000 रुपये मिठाई वो लेते हैं पर केस, तो ये तकरीबन 370 करोड़ रुपए रिश्वत के बनते हैं, जो कि पंजाब की आवाम दे रही है। तकरीबन 4 अरब रुपए सिर्फ अपनी औलाद की पैदाइश पे दे रही है। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा कि इस तरह तो ये चीज़ें नहीं चल सकती, और हमने बात की NITB से और इनसे हमने कहा नादरा से, और कहा कि फौरी आप
इस प्रोसेस को डिजिटाइज करें। तो अब जो है बहुत जल्द आप देखेंगे कि लोगों को घर बैठे बैठे वो व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे और उनको घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। वाह, जबरदस्त। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत जो है इंटरेस्ट मेरा था कि इसकी हम शफाफियत लेके आएँ, शफाफ बल्दियाँ हो। नंबर 2 आप देखें कि हमारी 118 कैटल मार्केट्स थी। पिछले साल इनका ऑक्शन हुआ और ये तकरीबन 3 अरब 67 करोड़ में गई, और उसमें कुछ ऐसे मसाइल थे कि वो बाद में हम डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ शफाफियत का सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने जब मेरे पास ही आए तो मैंने इनसे कहा कि जो पिछले साल का गोइंग रेट था जी, वो इस साल की रिजर्व प्राइस होगी। तो इन्होंने कहा कि ये तो आपने बहुत ज़्यादा बेस प्राइस ही बढ़ा दी है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि आपका ऑक्शन हो जाएगा फेल और आधी मंडियां आपकी जाएंगी नहीं और हमें और आपको बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हो जाएगी। मैंने इनसे कहा कि आप नेक नियति से काम करें, आपने अपने दफ्तर में ऑक्शन नहीं कराना, किसी 5 स्टार होटल में कराना है, और सोशल मीडिया और टीवी पे ये लाइव स्ट्रीम होगा। ठीक है। आप यकीन करें कि जो ऑक्शन 1 साल पहले 3 अरब 67 करोड़ में गया था वो इस साल 5 अरब 70 करोड़ में गया, और शफाफियत भी आ गई उसमें। तो ये देखें कि ऐसी आप इनिशिएटिव्स हैं कि बहुत ही माइनर, जिससे आवाम के उधर 4 अरब रुपए बचे और इधर 2 अरब हुकूमत को इजाफी तो रेवेन्यू में आया। जब ऐसा आप काम करते हैं तो आपको बड़ी अंदर से खुशी मिलती है कि यार ये मैंने एक बड़े लेवल पे चेंज लेके आया हूँ। ऐसा तो नहीं कि इस 1 साल की मिनिस्ट्री के बाद कहीं आपके दिल में ये उमंग जागे कि यार अब मैं जाता हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ और अब मैं 5 साल के लिए आता हूँ ताकि मैं वाकई कुछ कर सकूँ इन लोगों के लिए। देखें, ये तो ऑब्वियसली कोई आदमी अपनी प्लानिंग करता है, अल्लाह की कोई और प्लानिंग होती है। तो अभी कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं है, मंसूबा नहीं है, और देखें क्या होता है मुस्तकबिल में। लेकिन कोई कुछ भी हो सकता है इस पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान। ये बताएं कि जो आज का बच्चा है वो आपसे इंस्पायर भी होता है ना, वो देखता है आपको कि यार ये इब्राहिम साहब है आपकी, लेकिन वो आपकी मुश्किलात नहीं शायद देखता पूरी, लेकिन वो देखता है कि यार वजीर भी हैं माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी के भी प्रेसिडेंट हैं, ये वो। क्या करना चाहिए आज के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, दूसरे काम ज़्यादा सीखने चाहिए, क्या करना चाहिए? एक तो ऑब्वियसली देखें ये कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 1 मेरा जो पर्सनल फ्रेमवर्क है, नंबर 1 ये कि आप प्रोफेशनली जो है ना कॉम्पिटेंट होने चाहिए। ठीक है, कि जो शोबा जिसका भी आप इंतखाब करें, जिस शोबे का भी, उसके जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है वो आपको आनी चाहिए। तो आप देखें कि मैं ये बनना चाहता हूँ तो उसके लिहाज से मुझे क्या क्या एरियाज़ में महारत मेरी होनी चाहिए। नंबर 2 ये कि आपके अंदर पर्सनल एक्सेलेंस होनी चाहिए, कि आपकी फ़र्ज़ करें कोई कम्युनिकेशन स्किल है या ड्रेसिंग स्किल्स हैं, ठीक है, या एटिकेट्स हैं, तो इसके अंदर आपको ऑब्वियसली अपने आप को डेवलप करना चाहिए। नंबर 3 ये कि आपको एकेडमिकली साउंड होना चाहिए, कि जो जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना आपके पास इल्म होगा उतनी आपके अंदर गहराई आएगी, वसअत आएगी सोच में, उतनी आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और अपने जो आप पेशे का भी इंतखाब करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फ़िलासफ़ी की, पोइट्री की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 4th ये कि आपको स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होना चाहिए। अच्छा, कि अगर आपके पास आप एकेडमिकली भी साउंड है, प्रोफेशनली भी कॉम्पिटेंट है, पर्सनल एक्सेलेंस भी है, अखलाक भी आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में आपके दीन नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो आप इसको कैसे मतलब मेंटेन करते हैं या इसको कैसे देखते हैं? आज के लोग तो नहीं, आप क्या करते हैं खुद इसे मेंटेन करने के लिए, या क्या है? इंसान कहीं से लेता ही है ना वो एनर्जी कहीं से। एक तो ये कि मेरा शुरू से रहा है कि मैं अपने आप को उन लोगों से जो है ना, उन लोगों से सराउंड करूं जिनके पास मेरे से ज़्यादा इल्म है, उन लोगों से सराउंड करूं जिनके पास मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है, और उन लोगों से सराउंड करूं जिनके पास कोई एक ऐसी खसूसियत है उनकी शख्सियत में जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, ताकि मैं अपने आप को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाऊं। और इसी के साथ साथ आपका जिस भी एरिया में फ़र्ज़ करें आपके 4-5 इंटरेस्ट होंगे, मुताले का शौक़ बहुत ज़रूरी है कि आप आर्टिकल्स पढ़ें,
आप चीज़ें देखें, दुनिया में क्या हो रहा है, किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जिधर जिधर भी आपको लगता है कि आपको जो है ना इसकी कोई आपको कोई फ़ायदा दे सकती चीज़ या आपको किसी से पता होना चाहिए, तो उसकी तरफ आपका ज़रूर जो है ना रुझान और तवज्जो जानी चाहिए। 31 साल की उम्र में आप वज़ीर भी हो गए हैं और प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी भी हो गए हैं। आप क्या समझते हैं जब लोगों से कोई बात, आपसे कोई ऐसी बात करता है जो आपको नहीं पता, आपके स्टाफ के इधर के लोग, तो आप झिझक महसूस करते हैं? यानी मैं आपके अंदर की फीलिंग पूछ रहा हूँ कि यार ये क्या सोचेगा, मुझे नहीं पता। क्या आप बिला झिझक पूछते हैं कि यार मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, ये भी बता दो, ये भी बता दो? क्या आपका अपना क्या कंडक्ट होता है? ऑब्वियसली देखें, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें जो आपको नहीं पता होती हैं और आप लोगों से सीखते भी हैं, हर रोज़ सीखते हैं। और कहते हैं कि क्रेडल टू ग्रेव लर्निंग चलती है। वह चीज़ है जो कि आपकी जो है वो बचपन से लेके मौत तक चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहे कि मैं बहुत लर्नड हो गया हूँ। और मेरे दादा ये कहते थे कि द डे ऑफ योर एक्चुअल डेथ इज़ द डे यू स्टॉप लर्निंग। सीखना छोड़ दिया तो आप मर गए, उस दिन आपकी वो मौत का दिन है। बिल्कुल ठीक है। तो हर किसी से सीख रहे होते हैं, पूछ भी रहे होते हैं। तो ये कि ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप कहें मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। और किसी भी चीज़ के अंदर आप जाना चाहें तो मैं अपना ज़ाती आपको और व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि एक रूल है कि आपको तकरीबन 2000 घंटे अगर आप किसी भी एरिया में लगाएंगे तो आपको उसकी मास्टरी बेसिक लेवल की हो जाएगी। 2000 घंटे, 2000 घंटे, यानी ये हो नहीं सकता कि 2000 घंटे आपने लगा ली है नीयत से किसी चीज़ पे, तो आपको उस पे समझना है उस एरिया की। तो मेरा ये होता है कि मैं कोई भी काम शुरू करना चाहूँ या मेरा कोई नियत हो, इरादा हो, तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ। अब जिस तरह एक बार हमें ये हुआ कि हम एक अस्पताल बनाए, तो मैं फिर दुनिया के आपको बताऊँ कि सिर्फ ICUs के मैंने 12 स्टैंडर्ड्स डिफरेंट मुल्कों के पढ़े, और हॉस्पिटल प्लानिंग किस तरह होती है, पेशेंट किस तरह आता है, हॉट एरियाज़ कैसे हैं, फ्लो क्या होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, बाथरूम का दरवाज़ा रूम के अंदर बाहर को खुलता है, अंदर को खुलता है। ये सब पढ़ा आपने फिर? वो मैंने फिर इतना, जब इसलिए मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहें तो उसके अंदर फिर आप घुस जाएं जैसे कहते हैं, और आप इतना इल्म हासिल करें कि आपको जो है उसके अंदर महारत हो जाएगी। आप लोगों को हायर करते वक्त, मैं वो नहीं पूछ रहा कि अंदर जाके क्या बेसिक क्या उसमें देखते हैं आप हायर करते वक्त, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन या आप क्या देखते हैं उसमें? देखिए, पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ कि एक तो ये कि मेरा ये पर्सनल वो होता है कि जो जॉब हॉपर्स होते हैं ना, जो कि 1 साल 8 महीने 1.5-2 साल एक जगह रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते, तो उनके तो CVs मैं नहीं देखता। क्योंकि यानी जो लोग जाते हैं और 6 महीने 8 महीने कहीं पे काम कर 1 साल में 1.5 साल में निकल आते हैं। अच्छा, आपकी नजदीक ये मैटर करता है जो ज्यादा देर कहीं पे रुक के काम कर रहा है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो अपने तजुर्बे से देखा वो ये कि जो जॉब हॉपर होते हैं, जो 1-1.5 साल में जॉब स्विच करते हैं, उनकी तबीयत के अंदर एक बेचैनी होती है। आपको नहीं? और वो नंबर 2 मैंने हमेशा देखा है कि इनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का इशू होता है कि ये लोगों से लड़ पड़ते हैं। आप अदारे में रखेंगे तो लड़ पड़ेंगे, या गुस्सा इनको जल्दी आ जाता है, या किसी की बात जल्दी माइंड कर जाते हैं, तो उनको इंटरपर्सनल रिलेशन और इसकी मैंने देखा है कि थोड़ी सी वीकनेस होती है। तो इस तरह के लोगों को हम अवॉइड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि अगर प्रेफर करते हैं कि अगर उसके 3-4-5 ईयर एवरेज स्टिंट है, तो हमें पता है कि इस आदमी ने कुछ ना कुछ डिलीवर किया है अपने इदारे में, ताकि इदारे ने भी इसको होल्ड किया है, रिटेन किया है, ठीक है, और ख़ुद भी जिधर ये गया इसने लग के मेहनत से काम किया है। तो एटीट्यूड और पर्सनैलिटी में ऑब्वियसली ये है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आए तो इम्प्रेस करें। और कोई भी आदमी अगर जाए किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो उसको चाहिए कि वो जॉब को और कंपनी को इन डिटेल स्टडी करे। ऐसा ना हो कि वो आके अच्छा आप इधर क्या काम करते हैं, आपके कितने ऑफिसेज हैं, या ऐसे कोई सवालात अगर करेंगे तो आप जो है वो, मेरा एक ये पर्सनल वैसे भी है कि मैं अगर किसी से मिलने भी जाऊँ तो मैं देखता हूँ उसको गूगल करके कि ये आदमी क्या है, किधर है। फिर न्यूज़ सेक्शन में मैं देखता हूँ कि इसने आखिरी 8-10 बयानात क्या दिए हैं, ताकि उस आदमी का मुझे करंट जो कुछ तो पता चले ना, यानी बिल्कुल। तो, हाँ,
तो मतलब ब्लैंक ना आप उसके इंटरेस्ट की बात कर सकें। तो इसीलिए जब आप जॉब इंटरव्यू में जाएं तो आप देखें कि ये जॉब है, ये किस लिए, क्या है, इदारा है, क्या करता है, उन लोगों के बारे में आपको मेन पता हो, तो आप ताकि बेहतर तरीके से उनके सवालात का जवाब दे सकें। आपका खुद कोई जमात इस्लामी की तरफ कोई रुझान है? और एक जो बात है जो मैं खुद जमीयत में रहा हूँ और मैंने ये बात बहुत मरतबा सुनी है, इसका जवाब आप मुझे काफ़ी सालों बाद मिले हैं, एग्जैक्ट आदमी जिससे मैं सवाल ये पूछ सकता हूँ कि लोग पूछते हैं यार ये हर जगह पे जमीयत है, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी में जमीयत क्यों नहीं है? क्या आप जमीयत वालों को रोकते हैं काम करने से वहाँ पे? अच्छा, पहला जो आपने सवाल किया कि जमात की तरफ रुझान, देखें जमात की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं वो अगर आप देखें कि प्री पार्टीशन जी बिल्कुल, और 70s तक 80s तक मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर भी एक अच्छा, इनकी अच्छी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। और इसके साथ साथ बाकी मैं एक जनरली ये भी देखता हूँ, और मेरा एक हो सकता है कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर और यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन आ गई है। बिल्कुल ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर हम नून लीग में हैं तो ये पीपल्स पार्टी वाले काफिर हैं, और अगर पीटीआई में है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, नून लीग वाले फिरौन है। तो ये इस तरह की एक थिंकिंग बनी हुई है। मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो ये कि हर जमात ने और हर कायद ने, सियासी कायद ने मुल्क को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचाया। ओके। और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खैर है, और उसने मुल्क के अवाम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। तो एक तो ये कि मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये कि सब के अंदर भलाई है, और ऑब्वियसली ये कि आप किसके साथ एसोसिएट करते हैं, कौन आपको ज़्यादा पसंद है, या किसका शहर जो है उसके जो है वो आप पे तारी है, तो वो एक अलग वो है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान है, 25 करोड़ अवाम है, तो उसने किसी ना किसी के साथ, तो ANP के साथ, PTM के साथ, MQM के साथ अलाइन होना ही है। ठीक है। तो जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि जमीयत यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो हमारी जो है कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी भी है, इस्लामिक सोसाइटी भी है, और सबसे ज़्यादा समझें कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए वैल्यूज़ के लिए इवेंट्स, टॉक्स होते हैं, वो भी हमारे इधर होते हैं। और एक हमारे पास लीडर्स फोरम है, तो उसके अंदर भी बड़ी उसकी बात सुनाई देती है, और ये एक्टिव है, हमारे डिफरेंट जो है लोग काम कर रहे हैं। वैसे आपके इल्म में है कि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट यूनियन है ये लीगली बैंड, तो इसी की वजह से अब उसी को फॉलो कर रहे हैं। कानूनी तौर पे जो है मुल्क का जो कानून है ऑब्वियसली हमने उसके अंदर ही रहना है। तो ये जहाँ भी है तो इसको ऑब्वियसली जो है जिस तरह यूनिवर्सिटीज में हो जाएंगी ये, तो आप कहेंगे ठीक है इधर भी ऑब्वियसली जी। देखें जब मुल्क का कानून अलाउ करेगा तो फिर MSF भी होगी, बाकी भी सब होंगे, ये भी होंगे। और बिल्कुल हम जो अच्छा काम करना चाहते हैं, नौजवान है, देखें इनके अंदर एक मैं देखता हूँ कि करंट है, और ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुछ ऐसा तबका है जो कि कुछ ऐसे अशख़ास से या ऐसे ग्रुप से इन्फ्लुएंस है जो कि ये आजकल बेच रहे हैं मंजन के मुल्क के अंदर कुछ नहीं रहा, और ये बात बड़ी हो रही है, दिवालिया हो गया है, और अगर हम नहीं तो मुल्क नहीं। तो मैं जो है वो भी आपका एक तबका है, लेकिन मैं जितनी नौजवान नस्ल है आज की पाकिस्तान की, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए हैं, और इधर आप जो बनना चाहें वो आप बन सकते हैं, और इधर आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। और पाकिस्तान जो है, आप मैं एक और बात ये करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया का कॉर्नर प्लॉट दिया है, कि आपकी एक साइड पे चीन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीशत बनने जा रहा है, और दूसरी साइड पे आपके इंडिया है जो जिससे ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए, जो कि दूसरी बड़ी मीशत दुनिया की होगा। और अगर आप नॉर्थ में देखें तो आपके पास सेंट्रल एशिया है, जिधर उनके पास गैस भी है, उनके पास और भी पानी भी है जो आप ला सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें, लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है। तो और नीचे अगर आप देखें तो आपके पास डीप वाटर है, गवादर,
पोर्ट है आपके पास, बाकी ममालिक हैं उनके पास सहरा नहीं होते, हमारे पास सहरा भी हैं, उनके पास पहाड़ नहीं होते, हमारे पास पहाड़ भी हैं, उनके पास फर्टाइल लैंड नहीं होती, हमारे पास वो भी है। तो अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और इन सब रिसोर्सेज को हमने जो है बिरोकार लाना है कि इनको हम वी शुड पुट देम टू गुड यूज़। ठीक है, मतलब ये कोई ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा कि अगले दिन आप निकलें और ज़मीन से सोना निकल आया और उन्होंने कहा कि हर शहरी को 500-500 ग्राम सोना बांट दो। आपने मेहनत करनी और फिर उसके बाद देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसकी मिसाल दी जाती है कि ये लोग मेहनत नहीं करते। ये अफसोस की बात है कि एक चीनी जो है वो 4 गुना ज़्यादा काम करता है। आप लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स देखें, एक वियतनाम का आदमी 2 गुना ज़्यादा काम करता है। अच्छा, अब आप खुद अपने इन्वायरमेंट में देखें कि लोग जो है काम चोरी करते हैं, और कायदे आज़म ने एक बात की 3 बार उन्होंने कहा काम काम और काम। बस उनको भी पता था कि ये पाकिस्तान कौन का पता था अपनी जो है ये काम जो है वो उसमें तवज्जो शायद ना दें। तो आप कोई नई जना तरफ ना देखें, आप ये देखें कि कायद ने क्या कहा, आप ये देखें कि इल्लामा इकबाल ने क्या कहा, उनके ख्यालात को आप अपनाएं और आगे लेके चलें, और मुल्क के अंदर खुशहाली भी आएगी, और ये जो हमारा मुकाम होना चाहिए दुनिया के अंदर वो हमें ज़रूर हासिल होगा। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखें, मेरी तो सबसे ऑब्वियसली कोई भी इंसान है तो उस ज़िंदगी में दुनिया में अगर आया है तो उसकी सबसे बड़ी तो यही होती है कि अल्लाह की नज़र में जो उसने किया, जो मेहनत की, जो समझे ज़िंदगी जैसे भी गुजारी, तो जो उसकी नज़र में जो है मैं जो है वो ऐसा हो कि अल्लाह ताला की रज़ा मुझे हासिल हो, ठीक है, और वो मुझे पास कर दे। तो मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, क्योंकि ऑब्वियसली यही मेन जो है आपकी सक्सेस है। तो मैं तो इसीलिए जो है वो इसी पे फोकस रखता हूँ। दुनियावी ख्वाहिशात तो बेपनाह हो सकती हैं, तो वो भी साथ साथ आपको पता चलती है, बदलती रहती हैं वैसे भी, लेकिन मेन तो सबकी और हमारी यही वो है कि ये दुनिया आर्जी है, और एक दिन आपने दूसरे जहाँ में जाना है, और उधर के लिए आप जो है वो उस क्राइटेरिया पे आप पूरे उतरे और आप पास हो। आप तो बड़े यंग हैं इब्राहिम हसन मुराद, इससे आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? कुछ ऐसी चीज़ है कोई कि मैं यार अगले, आप ये प्लान करते हैं कि मेरा ये है 10 साल बाद मैं यहाँ, 15 साल बाद यहाँ, ऐसी कुछ सोचते हैं आप? देखें, मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस उम्र में मैं जिस ओहदे पे हूँ, और जो अल्लाह ताला ने मुझे जिन चीज़ों से नवाजा है ये हर किसी के पास नहीं होती। बिल्कुल ठीक। और इसमें ऑब्वियसली अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें अदा वो कम है। मेरी जो नीयत है या गोल है वो यही है कि इस मुल्क को हम आगे लेके जाएं, और जो नौजवान नस्ल है इसको आगे लेके जाएं, और पाकिस्तान का दुनिया के अंदर नाम हो, और मुस्लिम उम्मा जो है ये एक हो, और हम ऐसा कुछ करें कि पूरी दुनिया जो है वो हमारी तरफ देखे और वो कहे कि वाह कि कुछ आपने जो है किया है, कोई आपने मनसब हासिल किया है, आपने कामयाबी हासिल की है। तो ये मेन गोल है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस मुल्क को उठाया जाए, हमारे दीन का नाम रोशन हो। ये मेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। तो आपको इब्राहिम हसन मुराद साहब की बातें अच्छी लगी या बुरी, आप इनकी बातों से इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम आने वाली जो नशिस्तें हैं उनमें इन सवालात को दोबारा से उठा सकें। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।